नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिश्रा और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़। बढ़े हुए बिजली बिल और किसान मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव हेमंत जी गडकरी हमारे साथ हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं विभिन्न मुद्दों पर इनकी क्या राय है। नमस्कार। भाऊ, एक बढ़े हुए बिजली बिल पर हाल ही में आप लोगों ने एक आंदोलन किया था, पर सरकार अब तक के उसमें कुछ नहीं कर पाई अड़ियल रवैये में। इसके बारे में आप क्या कहें? आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल में बहुत से लोगों के जो व्यापार थे, छोटे मोटे दुकान थे, ये सब बंद थे। कोरोना के कारण लोगों का काफ़ी हालत बेकार हुई। ऐसे बेकार हालत में जनता के माँ बाप समझने वाली सरकार जो है, इन्होंने चौपट पाँचपट बिल भेज दिए। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश थी कि ये जो पीरियड कौन सा चल रहा है और आपने जो बिल आना चाहिए वो न देते हुए 4 पट 5 पट बढ़ा के जो बिजली बिल भेजा है, यानी एक प्रकार से सरकार ने इनके जख्म पर नमक छिड़का है। इस कारण आदरणीय राज ठाकरे साहब ने समूचे महाराष्ट्र के 36 जिले में एक रैली की। हर एक जिले के जो हमारे पदाधिकारी थे, इन्होंने जिलाधिकारी के पास जाके सोई हुई सरकार को जगाने के लिए मोर्चा का ऐलान किया और वो मोर्चा सभी जगह पे, और ख़ास करके हमारे नागपुर में उप राजधानी में इतना अच्छा मोर्चा निकला। आखिर सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस ने वो मोर्चा कुछ देर के बाद रोका, पर वो मोर्चा में जिस प्रकार से लोग और ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र सैनिक आए थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ में जो आवाज़ बुलंद की, हमें ऐसा लगता है कि अभी तो भी सोई हुई सरकार ने जागना चाहिए। और ख़ास करके सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे साहब है, इन्होंने उनके घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में, जिसको वो वचननामा कहते हैं। अब ये वचननामा वाली बात बाला साहब के ज़माने में ठीक थी, जब बाला साहब के तरफ कमान थी शिवसेना की, वहाँ तक ठीक थी, क्योंकि वचननामा ये शब्द इन्हें शोभा ही नहीं देता है। तो इन्होंने अपने वचननामे में हम इतना इतना यूनिट कम करेंगे, ऐसा ये उनके शब्द थे। उसके बाद जिस प्रकार से बिल भेजे गए महावितरण के तरफ से लोगों की तरफ, उसके बाद हमारे ऊर्जा मंत्री जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे नागपुर के पालक मंत्री हैं नितिन जी राउत, इन्होंने भी कहा था कि कुछ इसमें हम सुधार लाएंगे, दिलासा देंगे। ये उनके शब्द थे, ये राज साहब का कार्यकर्ता करके मेरे शब्द नहीं थे, ये उनके शब्द थे। अब मुझे बता, जो महाविकास आघाड़ी शब्द लगाते हैं, उस सरकार का प्रतिनिधित्व करती है ऊर्जा मंत्री, और ऊर्जा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी को मालूम है कोरोना काल के दरमियान लोगों के काम धंधे बंद थे, दुकानदारी पूरी बंद थी, उनके पास पैसा नहीं था। और ऐसे विचित्र समय पे सरकार के ऊर्जा विभाग ने ऐसे बिल भेजना, ये कहाँ तक सही है? इसलिए सर्वसामान्य जनता की आवाज़ हमेशा बुलंद करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष आदरणीय राज ठाकरे साहब ने वो मोर्चा का ऐलान किया था। ज़बरदस्त मोर्चा सभी जिलों में हुआ, नागपुर में भी हुआ। और हमें लगता है कि ये जो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, यहाँ तक सर्वसामान्य जनता की आवाज़ हमने पहुँचाने का जो हमारा कर्तव्य था, वो हमने कर्तव्य किया। इस बीच वर्तमान ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी का कहना है कि महावितरण पे बहुत सारा कर्ज होने के कारण हम ये चीज़ें नहीं कर पाए, लोगों के बिल माफ़ नहीं कर पाए। ये कहाँ तक सही है? मुझे बता, जब महावितरण के माध्यम से ऊर्जा मंत्री राउत साहब ये कहते हैं, आमदारों के पास गाड़ियाँ नहीं है क्या? उनके पास कार नहीं है? आमदारों को गाड़ी लेने का विधेयक, उसके लिए क्या पैसा नहीं लगा है? वो विधेयक कैसा पूरे 288 लोगों ने पास कर लिया, चाहे वो सरकार पक्ष के, सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। जब ये विधेयक उन्होंने महाराष्ट्र के असेंबली में पास किया, गाड़ी क्या फुकट में मिलने वाली थी क्या? इनको क्या गाड़ी की एजेंसी जो थी वो क्या फुकट में गाड़ियाँ देने वाली थी क्या? उसके लिए कहाँ से करोड़ों रुपए आए इनके पास? लोगों का बिजली बिल कोरोना काल का माफ़ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है।
और खुद के पास गाड़ियां रहने के बाद और कुछ गाड़ियां लेने के लिए इनके पास कहाँ से पैसा आता है? सरकार ने ये सोचना नहीं चाहिए कि जो फालतू का हम खर्चा कर रहे हैं, फालतू का हम जो विधेयक ला रहे हैं, ये असेंबली का उपयोग, वहाँ पे जो अधिवेशन होता है उसका उपयोग ये फालतू के विधेयक पास करने के लिए लाते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। इनकी नीयतें साफ नहीं है काम करने की, चाहे वो इसके पहले की सरकार हो या अभी की सरकार हो। ये सिर्फ जनता के दरवाजे पे मत मांगने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े वचन देते हैं, और उसके बाद कैसे रहते हैं ये इसके पहले की भी सरकार को लोगों ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा, और अभी की भी सरकार को महाराष्ट्र देख रहा है। अब बात करें किसान आंदोलन की, तो कल समूचा भारत बंद रहा, बट आज भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए। ये कहाँ तक जायज़ है? वो जहाँ तक वो अन्नदाता कहलाते हैं, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव कहाँ तक सही है? नहीं, अन्नदाता जो किसान काश्तकार हमारा भाई है, उसके प्रश्न के लिए हम तहे दिल से उनके साथ में हैं। पर इस विधेयक के बारे में आदरणीय राज ठाकरे साहब या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भूमिका घोषित की है। हमारा कहना यही है कि ये किसानों के अनाज जहाँ पे जमा होता था, वो जो मंडियाँ थी, APMC जिसे कहते थे हम, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, ये मंडियों के माध्यम से काश्तकारों का भला नहीं हुआ। ये मंडियों के जो डायरेक्टर है या ये जो मंडियाँ चलाते थे, इन लोगों का भला ज़्यादा हुआ। इसलिए कुछ कृषि कानून में जो सुधार कुछ सरकार ने लाए हैं, तो एक बार किसान भाइयों से भी हमने एक गुजारिश की है कि अभी तक सुधार नहीं हो सका, तो ये नए कृषि कानून के माध्यम से अगर सुधार होता है तो इसे भी आजमाना चाहिए। अगर इससे सुधार नहीं हो सकता, फिर से तुम नया विधेयक ला सकते हो। पर जो कृषि कानून सरकार ने लाया है, पहले इसको आजमाना तो चाहिए, क्योंकि आज तक जो कानून चल रहे थे उससे किसानों का भला हुआ क्या है? आज भी बेचारा हमारा किसान दुखी है। तो ये जो सरकार ने नए विधेयक लाए, एक बार आजमाना चाहिए कि उससे किसानों का भला होता है क्या। इसलिए अगर ये नए कानून के माध्यम से अगर हमारे किसानों का भला होता है तो हम उस विधेयक के साथ में हैं। अगर उस विधेयक से किसानों का भला नहीं होगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। हमारी भूमिका स्पष्ट है। पर ये किसान विधेयक के नाम पे जो बंद करना या बाकी चीज़ें जो हो रही है, इसमें किसानों का भला सोचना कितना है और राजनीति कितनी है, ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के तत्व वहाँ पे आए हैं, ये भी बराबर नहीं है। अब पहले इनकी सरकार थी, कहाँ गए थे ये, तब क्यों सोए थे? अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी सब बाउंड्री पे आ रहे हैं। जब पहले तुम्हारी सरकार थी, कंटिन्यू 10 साल तुम्हारी भी सरकार थी, तब आपने किसानों का क्यों नहीं सोचा? हमारा तो यही कहना है ना कि इस देश को स्वतंत्रता मिले 73 साल हुए हैं। कभी यूपीए की सरकार रही है, कभी एनडीए की सरकार रही है। अब किसानों का किसने भला किया है? हम तो किसानों का भला चाहते हैं, और हमारे पक्ष को तो निर्माण होके 14 साल हुए हैं, और हमको तो ना राज्य की सत्ता मिली, केंद्र का तो विषय नहीं है, ना राज्य का सरकार मिली है। तो हमारी यही गुजारिश है कि आज तक लोगों के सामने ये 4 पर्याय रहे हमेशा। जैसे अमिताभ बच्चन जी एक चैनल पे जो कार्यक्रम लेते हैं उसमें हमेशा कहते हैं कि 4 ऑप्शन आपके पास है। हमारा भी महाराष्ट्र की जनता हो, किसान भाई हो, कामगार भाई हो, श्रमिक हो, ये सभी से यही गुजारिश है कि ये जो महाराष्ट्र के जो 4 ऑप्शन है, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, ये चारों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब 5वां जो एक अच्छा सशक्त और अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास है, पर्याय जो है, वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी यही गुजारिश है कि एक बार आदरणीय राज ठाकरे सर के, जिनका एक विकास का विजन रहता है, उस आदमी के हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता की बागडोर वो दे, क्योंकि ये सब असफल हो चुके हैं। ये महाविकास आघाड़ी एक शब्द लगाया इन्होंने, कहा है वो, उनका विचार तो भी एक मिलता है क्या? तो ये अभी उन्होंने किसानों के भले के लिए, कामगारों के भले के लिए और समूचे महाराष्ट्र के भले के लिए
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक सशक्त पर्याय करके उन्होंने मौका देना चाहिए। अब बात करें वर्तमान राजनीति में पैर रखने वाले शिवसेना की और बीजेपी की, इन लोगों की जुबानी जो जंग है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या कारण हो सकता है कि एक साथ पहले साथ साथ थे, अब अलगाव होने के कारण जुबानी जंग जो है बढ़ती चली जा रही है? दुर्भाग्य की बात, महाराष्ट्र के मतदाताओं का दुर्भाग्य कहना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये एक साल पहले लड़े एक साथ और सत्ता बनाने के लिए गए दूसरे तीसरे के साथ। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता ने अभी सूचना का वक्त आया है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये, और आदरणीय राज ठाकरे साहब ने भी जब ये सरकार के बारे में, जब ये सरकार बनी थी, उसको अभी एक साल हुआ है, ये एक साल के पहले ही जब ये सरकार बनी तभी आदरणीय राज ठाकरे साहब ने बोला था कि ये महाराष्ट्र के मतदाताओं का दुर्भाग्य है। कहाँ शिवसेना की विचारधारा है, कहाँ कांग्रेस की विचारधारा है? कांग्रेस राष्ट्रवादी की विचारधारा समझ सकते हैं, पर शिवसेना की आदरणीय बाला साहब के पास जब कमांड थी शिवसेना की, बाला साहब ने कभी राजनीति में शिवसेना के पास, वो अपना कांग्रेस के पास कभी गए नहीं। वो हमेशा वो कांग्रेस को कॉर्नर करते रहे, और दुर्भाग्य है कि उनके ही पुत्र, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए ये दोनों कांग्रेस के साथ में बैठ गए। वो तो इसलिए ये तो वो बीजेपी जो 105 आमदार लेके सत्ता के बाहर बैठ गए, तो वो इनके खिलाफ में बोलती है, और बीजेपी ने बोला कि ये लोग क्रॉस ये करते हैं, इसमें इनके दिन जा रहे हैं, विकास के काम कुछ भी नहीं हो रहे, इसमें ही इनका समय बर्बाद हो रहा है। वो इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इनका जो तमाशा चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, ये महाविकास नाम पे जो भकास सरकार चल रही है, इनका तमाशा महाराष्ट्र की जनता देख रही है। अब जनता ने इनको सबक सिखाना चाहिए। हाल ही में एक सभा में उद्धव ठाकरे साहब ने राज ठाकरे पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने अपना भगवा रंग छोड़ दिया है। बाला साहब के एक जयंती पर 14 साल पुरानी पार्टी, राज साहब की पार्टी ने अब अपने झंडे का कलर बदल दिया है। क्या कारण है? आने भगवा छोड़ दिया ने, हमने तो पूरा भगवा ले लिया। पहले के भी हमारे झंडे में भगवा रंग था ही। कलर कौन सा है, इससे तुम विकास की राजनीति कर रहे हो कि नहीं, महाराष्ट्र का हित के बारे में बोल रहे हो कि नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारा झंडा इतने जल्दी इतना ज़बरदस्त पॉपुलर हो गया कि कुछ लोगों का पेट दुखने लगा है, इसलिए उन्होंने वैसे शब्द कहे होंगे। बाला साहब के बारे में तो श्रद्धा बरकरार है, चाहे वो आदरणीय राज ठाकरे साहब की हो या हमारे जैसे महाराष्ट्र सैनिक की हो। आदरणीय वंदनीय बाला साहब ये हमारे वंदनीय है, उनके विचारधारों को लेके ही हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। पर बाला साहब की जो विचारधारा है, वहां से शिवसेना गुमराह होते हुए कहाँ चली है, ये तो समूचा महाराष्ट्र देख रहा है। वो कहाँ बाला साहब के विचार साथ में लेके चल रहे हैं। हम तो बाला साहब के विचारों को साथ में लेके ये महाराष्ट्र का हित जहाँ पे भी हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करें महागठबंधन पार्टी की, तो उसमें कई पार्टियां शामिल हुई। क्या कारण रह गया कि मन से उसमें शामिल नहीं रही? क्या वैचारिक मतभेद है या विचारधाराएं नहीं मिलती है? क्या कारण रहा? उनसे महागठबंधन आने, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। इसमें कांग्रेस है, राजपा है, बहुत सारी जो। हम कब कांग्रेस के साथ में थे? ये देखो, हमारा पक्ष जो 9 मार्च 2006 को निर्माण हुआ, अभी हमारे पक्ष को 14 साल हुए। हम कहाँ कांग्रेस के विचारधारा के साथ में कभी थे? हमारी एक अलग विचारधारा है। नहीं थे, नहीं मिले, क्यों नहीं? क्यों मिलेंगे हम? क्योंकि बाकी सारी पार्टियां उनके साथ महागठबंधन। बाकी क्या पार्टियां क्या करती है, इससे महाराष्ट्र का हित कहाँ पे है, उसको मद्देनजर रखते हुए राज ठाकरे साहब हमेशा भूमिका लेते हैं। राज ठाकरे साहब ने हमेशा महाराष्ट्र का हित देखा है। मराठी भाषा हो, स्थानिक भूमिपुत्र हो, मराठी की संस्कृति हो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की संस्कृति है इस महाराष्ट्र को, वो संस्कृति छोड़ के हम कैसे दूसरे के साथ में बैठेंगे? हम वो संस्कृति, वो विचारधारा लेके हम अपना काम कर रहे हैं।
शिवसेना तो ने संस्कृति छोड़ दी अपनी। हाँ, छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी उन्होंने। अब बात करें राज साहब की, तो पहले मराठी अस्मिता को लेकर बातचीत की जाती थी। अभी हाल ही में हाँ। एक सोनार ने मराठी न बोलने के कारण एक महिला ने वहां 20 घंटे धरना दिया। नितिन नागवेकर साहब ने एक कराची नाम से दुकान थी मुंबई में, उसके लिए अपना विरोध जताया। ये कहाँ तक सही है ऐसे लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करना? नहीं, वो दादर में वो जो सुनार की दुकान थी, हम किसी व्यवसाय करने वाले के विरोध में कभी रहे नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम महाराष्ट्र की राजधानी में हो या महाराष्ट्र के किसी भी विभिन्न शहर में अपना व्यापार करते हो, उद्योग धंधा करते हो, तो महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ में रह के वो ये करो। यहाँ पे महाराष्ट्र तुम्हें लक्ष्मी देता है, उस लक्ष्मी के माध्यम से तुम्हारा व्यापार फूलता है, फलता है, तुम्हारा घरदार चलता है। तो एक साहित्यिक महिला वहाँ पे उस दुकान में आती है, उसके साथ में उस ज्वेलरी के मालिक ने जो विचित्र व्यवहार किया, उस विचित्र व्यवहार के खिलाफ में हम किसी समाज के खिलाफ में कभी गए नहीं। नंबर एक, आदरणीय राज ठाकरे साहब ने कभी समाज की राजनीति की नहीं। हमारे समाज में बोलो तो समाज शास्त्र की जो व्याख्या है उसमें हम रहते हैं। हमारे लिए सभी समाज जो है, महाराष्ट्र में आने वाले सभी समाज ये एक समान है। हमने कभी जात पात की राजनीति कभी आदरणीय बाला साहब ने भी नहीं की और आदरणीय राज साहब ने भी कभी जात पात की राजनीति की नहीं। जो भी समूचे महाराष्ट्र में रहता है, 36 जिले और 358 तालुके तहसील में रहता है, वो चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको हम हमारे महाराष्ट्र का ही मानते हैं। अब बात करें यदि मनसे की, तो मनसे ही एक ऐसी पार्टी रही है जो घोर गरीबों को मारपीट में शामिल हुई नजर आई है और कई गरीबों के साथ उन्होंने बुरा वर्तन किया है। तो क्या आपको लगता है कि पहले की तुलना में यदि मनसे का अगर विश्लेषण किया जाए तो अब पहले जैसी आक्रामकता नहीं रह गई? नहीं, तुम्हारे दोनों प्रश्न पूरी तरह से उसमें सत्यता नहीं है। एक तो खाली पीली मारपीट हमने कहाँ पे भी की भी नहीं। कुछ सालों के पहले एक टैक्सी ड्राइवर का ग्लास फोड़ा, वही बार बार वहाँ दिल्ली के हिंदी चैनल्स वालों ने हमेशा वही चित्र बार बार टेलीकास्ट करके हमारी प्रतिमा बिगड़ने की कोशिश की। वो हास्यास्पद बात है, कोई उसमें कोई मतलब ही नहीं था। एक ग्लास, टैक्सी ड्राइवर के एक ग्लास को फोड़ा गया क्योंकि उसने भी वहाँ पे जगह पे, अभी वो प्रकरण मैं बताना चाहूँगा, उसने भी वो वहाँ पे गलत काम किया था। इसलिए महाराष्ट्र सैनिक ने वो रवैया अपनाया होगा। पर मुझे एक बता, एक टैक्सी के ग्लास जो 1500-1600 रुपये की हार्डली मिलती होंगी, वो फोड़ डाली तो उसकी इतनी चर्चा हुई और 50 लाख बेचारे बेरोजगार हमारे, उनके रोजगार बाहर से आके जिन्होंने छीने, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। उन्होंने एक भारतवासी होने के बारे में हमें गर्व है, कोई भी लोग रहे, पर उन्होंने अपने एरिया में, अपने प्रांत में डेवलपमेंट करना चाहिए। वहाँ के राजनेताओं ने वहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए। हम महाराष्ट्र के लोग वहाँ पे जाते हैं क्या मांगने के लिए? बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, रोजगार मांगने के लिए। हम हमारे राज्य में अगर रोजगार मांगने जाते हैं तो गलत है क्या? ये तो कायदा है। यहाँ के लोकल लोगों को सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस दो, 80% इनको नौकरी या स्वयं रोजगार दो, ये तो कायदा है। हम तो कायदे से ही चल रहे हैं ना। डॉक्टर बाबा साहब ने जो बनाया है उसी के रास्ते पे हम चल रहे हैं। दूसरा आके उस पर अतिक्रमण करता है तो हम विरोध भी नहीं करेंगे। हमारी जगह पे, हमारी भूमि पे दूसरा आता है, वो तूप रोटी खाएगा और हमारा आदमी भूखा पेट सो जाएगा। ये कहाँ तक बराबर है? हम तो हमारे जो न्याय हक है यहाँ पे, जो हमारे फंडामेंटल्स राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, वही मांग रहे हैं ना। हम ज्यादा का क्या मांग रहे हैं? अगर हमारा पेट भरा तो उसके बाद आइए, हम स्वागत करेंगे। और पहले जो आके गए हमने उनको हकाला क्या है वो है।
पहले की महाराष्ट्र की संख्या क्या थी, आज की महाराष्ट्र की संख्या 11 करोड़ है, शायद ज़्यादा ही हुई होंगी। पहले जो आके गए उनको तो हम सम्मान के साथ ही रहते हैं उनके साथ में। उसके बाद भी यहाँ पे ज़मीन भी नहीं रहेंगी, यहाँ की गटर लाइन चौक हो जाएंगी, यहाँ की लोकल भर भर के जाएंगी, जो सबसे अच्छा यातायात का सामान समझा जाता था लोकल मुंबई का, जिसे लाइफलाइन कहते हैं। आज भी वो कोरोना की वजह से बंद है, तो लोगों को कितनी दिक्कत सहन करनी पड़ रही है। अब ये यातायात का सबसे अच्छा जो साधन है लोकल, उस पर कितना प्रेशर आता है। वो प्रेशर क्यों आया? बाहर से लोग आते गए हर एक सिटी की। जैसे हम एक कैबिन में बैठे हैं, हमारे छोटे से कार्यालय के एक छोटे से कैबिन में हम बैठे हैं। आज हम 3 लोग हैं, यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे अगर 10 लोग आएंगे तो हमें घुटन सी महसूस होगी। वही सिटी का है। हर एक सिटी की, हर एक तहसील की एक कैपेसिटी रहती है। जो कारपोरेशन ये सब देखभाल करती है, उनका भी देखभाल करने का एक कैपेसिटी रहती है। वो कैपेसिटी के अगर बाहर हो रहा है तो ये तो उन्होंने देश के नागरिक करके उन्होंने सोचना चाहिए। वो हमारे पे ऐसा नौबत न लाए कि जिसके कारण झगड़ा फसाद हो। झगड़ा फसाद और मारामारी किसी को खुशी मिलती है क्या? पर वो यहाँ पे आएंगे, वो जमीन दफना लेंगे, वो झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं बनाएंगे, वो यहाँ के लोगों के यहाँ के हमारी महिला अगर रेलवे स्टेशन से बाहर जाती है और ऑटो वाले को पूछती है कि चलो भाई यहाँ पे मुझे जाना है, वो बोलेंगे नहीं आएंगे। अरे फिर ऑटो खड़ा क्यों किया तुमने? और फिर हमारा गुस्सा हुआ तो तुम्हारे को हमारा गुस्सा दिखता है। वो उस महिला के साथ उसने जो बर्ताव किया, दुर्भाग्यवश कुछ चैनल के लोगों को उनका जो गलत व्यवहार है वो दिखता नहीं। और फिर हमारे किसी कार्यकर्ता ने उसको सही जगह बताई कि फिर कुछ दिल्ली के चैनल जानबूझ के हमारे पक्ष को बदनाम करने के लिए ये ऐसे साजिश करते रहते हैं। वो उनके साजिश में खुश रहे, हम अपने कर्तव्य में खुश रहते हैं। अच्छा, बात करें घुसपैठिए की, तो मुंबई में भी लाखों संख्या में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी। उसमें ये आक्रामकता क्यों नहीं नजर आती, या शिवसेना अब तक उस चीज में क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? ये देखिए, आदरणीय राज ठाकरे साहब की भूमिका आपको पूरी तरह से अगर आपको मालूम हुई रहती तो आपने शायद मुझे ये प्रश्न ही नहीं किया रहता। आदरणीय राज ठाकरे साहब ने हमेशा बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी है, जिनका शहर के तरफ ध्यान जिस प्रकार से जाना चाहिए, चाहे आरटीओ ऑफिसर हो लाइसेंस देने वाले, चाहे ये रेशन कार्ड देने वाले रेशनिंग ऑफिसर हो, इनको खुद ने राज ठाकरे साहब ने लेटर दिया है अपने महाराष्ट्रीय सैनिक के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि तुझसे पैसे के लिए आप ऐसे देशद्रोही लोगों को रेशन कार्ड मत दो, लाइसेंस मत दो। ये हमारा जब पक्ष स्थापन किया राज ठाकरे साहब ने, उसी साल में राज ठाकरे साहब ने ये लेटर इशू किए थे सब ऑफिसर्स को। दुर्भाग्यवश वो ऑफिसर जो टैक्स पे नागरिक के माध्यम से जिनका उनको पगार मिलता है, वो उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं। उनको वो अपने एसी कैबिन में सिर्फ 10 से 5 तक बैठे रहते हैं बस। जिस प्रकार से उन्होंने सोचना चाहिए उस प्रकार से उन्होंने सोचा नहीं। इसलिए बांग्लादेशी नागरिक आते हैं, हमारी सीमा सील क्यों नहीं है? ये किसका दोष है? ये क्या राज ठाकरे साहब का दोष है? ये क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दोष है? पश्चिम बंगाल की तरफ से या आसाम की तरफ से घुसपैठिए इधर आते रहते हैं। उस सीमा पे ध्यान देना किसका काम है? केंद्र सरकार का है ना। तो केंद्र सरकार ने उस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, हमारी सीमा सील होनी चाहिए। कोई भी आता है, कुछ ही चैनल ने कुछ दिनों पहले बताया था, स्कूटर से बाहर बांग्लादेशी आता है, इधर आसाम में आता है, पेट्रोल भर के चले जाते। अरे क्या मजाक की बात है क्या? सीमाएं सील नहीं है, ये क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दोष है? ये लोग आते कैसे? और हमारे फिर लोगों ने उनको हकलाया, मारपीट की, तो आपको हमारे लोगों का गुस्सा आता है। और जब ये कुछ दिन के बाद ये रहने के बाद अचानक बॉम्ब स्फोट होते हैं, बेचारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, तब फिर लोगों को राज ठाकरे साहब की बात याद आती है। फिर एखादे लोकल में बॉम्ब स्फोट होता है, ये कहाँ के तत्व है? ये कौन है? या हमारा यहाँ पे रहने वाला आदमी नहीं करता ये काम? ये बाहर के जो गुंडा तत्व है, ये जो गलत काम करने वाले जो है देशद्रोही तत्व है, ये काम करते रहते। बाला साहब ने म्युनिसिपल कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है
नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री सभी को इसके पहले भी डेलीगेशन दिए है कि मुंबई के अंदर में कई झुग्गी झोपड़ियां ऐसे हैं जहां पे बांग्लादेशी तत्व है, पाकिस्तानी तत्व है। और यही नहीं, ये जो साल है, दुर्भाग्यवश ये साल सभी देश के नागरिकों के लिए, हमारे राज्य के नागरिकों के लिए बहुत ही बेकार रहा। पर ये साल में तुम्हारे को हम बताते हैं कि 8 मार्च को मुंबई में सबसे बड़ी रैली आदरणीय राज ठाकरे साहब ने की। ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठिए जो है, इनके खिलाफ में राज ठाकरे साहब ने एक जबरदस्त लाखों की तादाद में जनता उस रैली में शरीक हुई थी। हमारे गिरगांव चौपाटी से लेकर आजाद मैदान तक इतनी बड़ी रैली। वो रैली का विषय कौन सा था? ये घुसपैठियों को हका लो, चले जाओ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। उसके लिए अरे देश के हित के विषय हो या महाराष्ट्र के हित के विषय हो, आदरणीय राज ठाकरे साहब ने अपना फर्ज अदा किया है। उनकी पार्टी हमेशा अदा करती है। दुर्भाग्य ये जनता का है कि ये पार्टी सत्ता में नहीं है। अब तुम सत्ता में जाने के बाद एक स्पेशल राइट्स मिलते हैं, तुम हमारे को सत्ता दो, एक भी झुग्गी झोपड़ी में ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं दिखेगा, क्योंकि उस सत्ता पे अंकुश रहेगा आदरणीय राज ठाकरे साहब का। वो सत्ता चलेंगी राज ठाकरे साहब के विजन से चलेंगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सत्ता, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। एक बार मौका दे तो देखे लोग। अब बात करें पदवीधर चुनाव की, 58 साल से गढ़ रहा बीजेपी का, उसको सेंध लगाने में कामयाब हुए अभिजीत वंजारी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो अभिजीत वंजारी जी ने गए 2-3 साल से अच्छी मेहनत ली। ये कोई ये सरकार वरकार का श्रेय नहीं है, उनके जीत में सरकार का 0% श्रेय है, कुछ भी नहीं। ये महाविकास आघाड़ी की गाड़ी वालों का श्रेय नहीं है। ये फुल क्रेडिट गोज टू मिस्टर अभिजीत वंजारी। कैसा है, और ये जो जिनकी हार हुई, जिनका गढ़ उद्ध्वस्त हो गया, ऐसा जो सभी तरफ न्यूज़ आ रही है, इनका ओवर कॉन्फिडेंस, इनका अहंकार, इनके सर में इतना ज़बरदस्त अहंकार आ गया था, और इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस कि ये तो हमारा ही ये कुछ भी यहाँ पे हमारा हमारे को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये जो ज़्यादा का ओवर कॉन्फिडेंस इनको था भारतीय जनता पार्टी को, उसके कारण इनकी हार हुई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा मजबूत है, उनकी संगठनात्मक बानी जो बोलते हो वो काफ़ी अच्छी है। इसके बावजूद भी सालों से उनके पास रही सीट ये कांग्रेस के पास क्यों गई? ये तो उन्होंने, अभी वो बोल रहे हैं कि हम आत्मचिंतन करेंगे, ये करेंगे। वो हमेशा आत्मचिंतन तो उनका लाडला शब्द है, वो हमेशा ही करते रहते हैं। पर आत्मचिंतन इतनी बार करने के बावजूद जो घमंड उनके कुछ पदाधिकारी, मैं सभी पदाधिकारियों के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, मुझे अधिकार भी नहीं है, पर उनके कई पदाधिकारियों को ऐसा लगता है कि हमारे इतना होशियार कोई है ही नहीं राजनीति में। ऐसा जो उनके पार्टी के लोगों को लगता है, शायद उनका जो घमंड है ये उतर गया। मतदार लोगों ने, ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मतदार थे, उन्होंने बता दिया कि हमारे को तुमने अपना समझना, हमेशा के लिए अपना समझना, ये बराबर नहीं है करके ये पदवीधर के मतदार लोगों ने बता दिया। शायद मुझे लगता है कि अभी वो ज़मीन पे आए होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले राज साहब ने उद्धव ठाकरे सरकार पर एक कटाक्ष किया है कि अब ये सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। इसे आप तक कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, कैसा है, एक तो इनकी विचारधारा, कुछ तो भी आइडियोलॉजी एक होना चाहिए ना। दो पक्ष जिनको मालूम था कि केंद्र में अपनी सत्ता नहीं है और इतने में आने के चांसेस भी नहीं है, ये लग रहा था कांग्रेस वालों को, राष्ट्रवादी वालों को। उसके बाद महाराष्ट्र की भी जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का संदेशा दे दिया था। अब उनकी तो लॉटरी, ये तीनों की लॉटरी लगी है। उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनना था, उनका उस कारण सपना पूरा हुआ। तो ये कुछ लोगों की पर्सनल महत्वाकांक्षा पूरी होने के लिए ये सरकार बनी है, और जिस सरकार का एजेंडा ही पर्सनल महत्वाकांक्षा जो
ये करना है, वो सरकार कैसे टिकेंगी? कोई विचारधारा ही नहीं है। जिंदगी भर, यहाँ तक कि गए अक्टूबर महीने तक उद्धव ठाकरे जो रैलियां कर रहे थे बड़ी बड़ी, उस रैलियों में वो कांग्रेस को और राष्ट्रवादी को, यहाँ तक कि आजकल उनका वो जब चल रहा है पवार 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 पवार, जप मालाएं पहन के वो राउत साहब और उद्धव जी हमेशा पवार साहब पवार साहब पवार साहब कहते थे। गए साल के अक्टूबर तक पवार साहब के बारे में क्या कहते थे ये लोग? पवार साहब के पार्टी के बारे में क्या कहते थे? अचानक इनके इसमें इतना विचार अलग हो गए सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ये एक पद के लिए, और ये जो जिनको मालूम था कि अभी तो अपने को केंद्र में तो अपन है ही नहीं, चलो राज्य के सरकार में बैठ के अपनी जो गलत करतूतों की जो फाइलें हैं कम से कम वो तो दबा के रखें। ये ऐसी विचारधारा के साथ एक आए हुए लोग हैं। तो इसीलिए आदरणीय राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि इनकी विचारधारा बराबर नहीं है, तब इनकी सरकार भी कैसी चलेंगी, ऐसा आदरणीय राज ठाकरे साहब को लगता है। उनका एक आत्मपरीक्षण रहता है। वो एक बहुत ही प्रगल्भ नेता है राज ठाकरे साहब, और वो वन ऑफ द बेस्ट कार्टूनिस्ट है इंडिया के। हम दो लाइनें देखते हैं उसमें कि बीच में एक लाइन रहती है जो हमें नहीं दिखती, वो आदरणीय राज ठाकरे साहब को दिखती है। तो उनका एक ऑब्जर्वेशन है, इसलिए राज ठाकरे साहब ने जो बोला है वो बराबर है। ये थे बेबाक बात रखने वाले हेमंत गडकरी साहब। इन्होंने सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, मुख्यमंत्री पद की सत्ता पाने के लिए और एक लालसा में आकर महाविकास आघाड़ी की एक इन्होंने गठबंधन किया है। एक बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मौका दे, ये जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा कहना है हेमंत जी गडकरी का। कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला।